यस क्लास। आज हम कंपनीज अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि एक कंपनी जब अंश जारी करती है तो अंश जारी करते समय कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। देखिए, आपको अंश जारी करने की दो परिस्थितियां बताई थी कि एक तो कंपनी रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन करती है ना, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। कंपनी नगद के लिए क्या करेगी, अंशों का निर्गमन करती है, और एक करती है नगद के अतिरिक्त, रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन। तो दोनों पर ही न्यूमेरिकल है। अगर कोई कंपनी रोकड़ के लिए अंश जारी करती है तो उसकी प्रविष्टियाँ अलग है, रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन करती है तो उसकी प्रविष्टियाँ क्या है, अलग है। पहले हम देखेंगे रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन। रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। तो रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन करने पर ज़्यादा एंट्रीज नहीं है। ओके, एंट्रीज कितनी है, मैक्सिमम 3 एंट्रियाँ, देखो दो एंट्रीज है, फर्स्ट सेकंड एंट्री के दो अल्टरनेट है। ओके, तो ऑल इन ऑल केवल दो प्रविष्टियाँ करनी है अगर कंपनी रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन करती है। रोकड़ के अतिरिक्त मैंने तुम्हें परिस्थिति बताई थी कि मान लीजिए हमने किसी वेंडर से कोई संपत्ति खरीदी या अपने प्रमोटर्स को शेयर देते हैं। ये प्रमोटर्स को शेयर देने वाला कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में तो इतना ही है कि कंपनी ने कहीं से कोई संपत्ति खरीदी है और भुगतान के रूप में नगद नहीं देके सामने वाले को क्या दिए, अपनी कंपनी के उतने ही रुपए के क्या दे दिए, शेयर दे दिए। तो इस समय कितनी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी एंट्रीज होगी वो देखते हैं। रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन, पहली एंट्री होगी जब कंपनी सामने वाले से उधार में क्या खरीदती है, संपत्ति खरीदती है। ये मामला उधार की दशा में आएगा, नगद में नहीं, क्योंकि नगद में तो हम सामने वाले को कैश दे देते हैं तो ट्रांजैक्शन हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये उधार का केस है। सबसे पहले हम संपत्ति खरीदने की प्रविष्टि करेंगे। जब भी हम उधार संपत्ति खरीदते हैं तो एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट ईआर टू वेंडर, वेंडर मतलब विक्रेता, एसेट्स अकाउंट ईआर टू वेंडर एसेट्स परचेज इन क्रेडिट, कि हमने संपत्ति क्या खरीदी, उधार में खरीदी। संपत्ति आई डी आर, वेंडर हमारा दायित्व है और दायित्व क्या हो गया, सी आर, एसेट्स अकाउंट ईआर टू वेंडर। सेकेंड एंट्री है विक्रेता को अंश जारी करने पर, कि जिस विक्रेता से हमने संपत्ति उधार खरीदी है उसे हम क्या दे रहे हैं, उतने रुपए के ही अंश दे रहे हैं जितने कि हमने उससे क्या खरीदी है, संपत्ति खरीदी है। तो एंट्री क्या बनेगी। अब इस एंट्री, ऊपर वाली एंट्री में लायबिलिटी क्रेडिट हुई, ऊपर वाली एंट्री में लायबिलिटी क्रेडिट हुई। अब वो लायबिलिटी फिनिश हो जाएगी क्योंकि हम उसका क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, हिसाब कर देंगे। किस में हिसाब करेंगे, अंशों में हिसाब करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर अकाउंट डी आर और टू शेयर कैपिटल, मतलब हमने कैपिटल क्या कर दी है, उसे जारी कर दी है, उतने रुपये की हमने क्या दे दी है, उसे अंश दे दी। तो पहली एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डी आर टू वेंडर एसेट्स परचेज, और दूसरी एंट्री में वेंडर को पेमेंट करेंगे इन शेयर कैपिटल। तो वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल, शेयर इशूड टू वेंडर, उतने रुपये के अंश दिए जितने की हमने उससे संपत्ति खरीदी है। अब एक नोट डाला है, ये नोट क्या है, यदि विक्रेता को हमने जो अंश शेयर कैपिटल दी है वो प्रीमियम पर दी है। अब प्रीमियम का मतलब मैंने सब बता रखा है, ये सारे टर्म्स हमने पहले पढ़ रखे हैं कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है, कि प्रीमियम का मतलब होता है कि एक अंश जितने रुपए का है उससे ज़्यादा रुपए में क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। मतलब 10 का शेयर कंपनी कितने में देगी, उससे 12 में देगी या 15 में देगी, जो भी है, बट ज़्यादा मूल्य पर देगी। एंट्रीज क्या बनेगी, एंट्री तो वही है ऊपर वाली, वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल, बस एक चीज़ और जुड़ गई, वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, कि हमने शेयर के साथ, कैपिटल के साथ प्रीमियम भी क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ है, इसके बारे में मैंने कल बात की थी कि प्रीमियम कंपनी की पूंजीगत आय है, प्रीमियम कंपनी की पूंजीगत आय है, कैपिटल नेचर इनकम है, और इनकम हमेशा क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। तो बी ऑप्शन में दो एंट्रीज है। अगर आप समूल्य पर जारी करते हो शेयर तो वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल लिखेंगे, और आप उसी को शेयर यदि प्रीमियम पर जारी करते हो वेंडर को, तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब ये एक को मैंने काउंटिंग की है, नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर, हमने वेंडर को कितने अंश दिए, हमने वेंडर को कितने अंश दिए इसकी गणना करके बताइए। कई सवालों में तो दिया आता है कि हमने इतने रुपये की संपत्ति खरीदी और इतने इतने शेयर हमने वेंडर को दिए, नंबर ऑफ़ शेयर दिया आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार सवाल में नंबर ऑफ़ शेयर दिए नहीं आते, हमें ही निकालने पड़ते हैं कि हमने वेंडर को पेमेंट के रूप में कितने शेयर जारी किए हैं। तो ये अलग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये आया हुआ एक दो बार, कि अंशों की संख्या बताइए, विक्रेता को दिए जाने वाले अंशों की संख्या क्या कीजिए,
याद कीजिए। तो उसमें एक फार्मूला है, वो आप ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर बराबर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब अगले का पेमेंट कितना बनता था, वेंडर का पेमेंट कितना बनता था, कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। इशू प्राइस मतलब आप एक अंश कितने रुपए में जारी कर रहे हैं। अगर आप समूल्य पर जारी कर रहे हैं तो समूल्य का भाग लगा देंगे, प्रीमियम पर जारी कर रहे हैं तो प्रीमियम जोड़कर क्या लगाया जाएगा, भाग लगाया जाएगा। तो अगर आपके सवाल में अंशों की संख्या नहीं दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस, प्रतिफल बटा निर्गमन मूल्य। किसका निर्गमन मूल्य, अंश का निर्गमन मूल्य। ये तो दो एंट्रियाँ तब करनी है जब सवाल में रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन किया जाए। रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन के बुक में कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, केवल 2 सवाल हैं, स्टार्टिंग वाले 2 सवाल हैं। बाकी सारे के सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो रोकड़ वाले हैं। रोकड़ के लिए निर्गमन मतलब कंपनी पैसा लेगी और बदले में क्या देगी, अंश देगी। इस बारे में कल हमने बात की थी, मैंने अंश निकालने की तुम्हें प्रक्रिया समझाई थी भाई। उस प्रक्रिया में कुछ वर्ड्स आए थे, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, है ना, कॉल मनी, कॉल, ये सब वर्ड आए थे, मांग, बंटन, आवेदन, ये सब नाम आए थे। तो अब जैसे जैसे वो नाम आए हैं उसी उसी प्रोसेस में क्या चलेगी, हमारी सारी एंट्री चलेगी। कैसे कि सबसे पहले कोई भी आवेदक जो कंपनी का अंश खरीदना चाहता है उसे एक आवेदन पत्र भरकर, एप्लीकेशन फॉर्म भरकर, एप्लीकेशन मनी क्या करनी पड़ेगी, डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री क्या करेगा, देखो जब सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अंश चाहिए वो एप्लीकेशन मनी क्या करवाएगा, बैंक में जमा करवाएगा। तो सारा पैसा कहाँ जमा करवाना पड़ेगा, बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया तो बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन। देखो हिसाब से तो ये होना चाहिए कि मान लीजिए अगर मैंने फॉर्म जमा करवाया तो एंट्री बननी चाहिए बैंक अकाउंट DR और टू में मेरा नाम, देने वाले का नाम। ये आप सब लोगों को पता है कि आवेदन पत्र कौन भरता है, आवेदक भरते हैं। आवेदक कौन होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्तियों के लिए क्या नियम होता है व्यक्तिगत खाते का, कि प्राप्तकर्ता व्यक्ति को DR करें, देने वाले व्यक्ति को CR करें। तो बैंक एक प्राप्तकर्ता व्यक्ति है तो बैंक को तो मैंने DR किया, लॉजिक है। टू एप्लीकेशन क्यों आया, यहाँ पे तो मेरा नाम आना चाहिए क्योंकि पैसा तो मैं जमा करवाता हूँ बैंक में, आप हैं तो आप जमा करवाएंगे, कोई दूसरा आदमी है तो वो, तीसरा आदमी है तो XYZ, जो भी व्यक्ति अगर बैंक में पैसा जमा करवाएगा तो एंट्री तो उसके नाम से बननी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए A ने फॉर्म भरे हैं शेयर लेने के लिए तो एंट्री बननी चाहिए थी बैंक अकाउंट DR टू A, ठीक है, ये एंट्री बननी चाहिए थी। या B ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो एंट्री बननी चाहिए थी बैंक अकाउंट DR टू B, क्योंकि पैसा देने वाला B है। बट ऐसा नहीं हो रहा है, कंपनी आपके नामों से प्रविष्टि नहीं करेगी। कंपनी को कोई मतलब नहीं है कौन A है, कौन B है, कौन X है, कौन Y है और कौन Z है। ओके, कंपनी को हमारे नाम से मतलब नहीं है, कंपनी को उस पैसे से मतलब है जो हमने क्या करवाया है, डिपॉजिट करवाया है। और किस नाम से डिपॉजिट करवाया। अगर कंपनी एक एक आदमी के नाम से एंट्री बनाने बैठेगी तो पूरे भारत में या ऑल वर्ल्ड वाइड कितने लोग हैं जो कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो एक एक आदमी के नाम से एंट्री बनाने बैठ गए तो एक आदमी तो इसी में लगा रहेगा ज़िंदगी भर कि वो एक एक आदमी क्या बनाओ, एंट्री बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी कहती है देखिए आपके नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो उस पैसे से लेना देना है जो आपने हमें भेजा है, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, चाहे वो बंटन मतलब अलॉटमेंट का हो, चाहे वो कॉल्स का हो। तो कंपनी हम सब लोगों के अलग अलग नाम के खाते नहीं खोलेगी। कंपनी हम सब लोगों के लिए कॉमन खाता खोलेगी जब हम फॉर्म जमा करवाएंगे। उस खाते का नाम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोगों को ही प्रेजेंट करेगा। मैं, आप, ABCXYZ जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को एक ही खाते में क्या कर दिया, कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिया टू शेयर एप्लीकेशन। मतलब हम सब इस एक खाते के अंदर आ गए। तो ये खाता भी व्यक्तिगत हो गया क्योंकि ये उन लोगों को प्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने क्या किया है, फॉर्म फिल किया है। तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति DR मतलब बैंक अकाउंट DR और टू शेयर एप्लीकेशन मतलब हम लोग CR, और हमारे खाते का नाम क्या है, एप्लीकेशन अकाउंट है। तो पहली एंट्री बनती है जब हम लोग पैसा जमा करवाते हैं बैंक में, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हमने सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, दूसरी एंट्री से संबंधित ही है कि हमने जो पैसा जमा करवाया बैंक में वो क्या है, हमने जितना भी पैसा जमा करवाया है वो सारा पैसा कंपनी के बैंक खाते में जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और बाद में लास्ट डेट के बाद बैंक वाले क्या करते हैं, वो सारा पैसा कंपनी के पूंजी खाते में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सारी की सारी एप्लीकेशन मनी हमारे अकाउंट से निकाल कर कंपनी के कैपिटल अकाउंट में क्या की जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि सारा पैसा हमारे खाते से निकाला और कंपनी के पूंजी खाते में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। यस, होता भी यही है।
कि हम जो भी पैसा दे रहे हैं और जिस नाम से भी दे रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन का दो, चाहे वो अलॉटमेंट का दो, चाहे वो कॉल्स का दो, किसी बात का भी दो, उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ यही है कि हमसे पैसा ले लेके कंपनी के पूंजी खाते में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, कंपनी के पूंजी खाते को भरना है। कि कंपनी ने अंश जारी क्यों किया? पूंजी इकट्ठी कर लेकर नहीं तो किए हैं। तो इसका मतलब हमसे पैसा लिया और पूंजी खाते में डाल दिया। तो पहले हमने एप्लीकेशन बनी दी, एंट्री बनी बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पूंजी खाते में जाएगा, तो हमारे खाते से निकाला और पूंजी खाते में डाल दिया। तो एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्या बन गई? एंट्री बन गई। इसका मतलब हमने दो एंट्री, मतलब एक हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया कि हमने एप्लीकेशन मनी क्या करवा दी है, कंपनी के बैंक खाते में जमा करवाई और वो पूंजी खाते में ट्रांसफ़र भी कर दी गई है। ओके, अब आती है नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है बंटन राशि मांगने पर। बंटन राशि मतलब अलॉटमेंट ड्यू करने पर। देखो यहाँ एक चीज़ ये भी नोट करने वाली है कि एप्लीकेशन के मामले में क्या होता है, पहले एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट होती है और बाद में वो कैपिटल अकाउंट में क्या की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। बट आगे के जो भी मामले हैं, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो कॉल का हो, उनमें पहले पैसा नहीं आएगा। पहले कंपनी पैसा मांगेगी, उसके बाद ही आप क्या करवाएंगे, पैसा जमा करवाएंगे। आवेदन राशि मांगनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। और बंटन राशि कंपनी को मांगनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिक नहीं आती। इसका यूँ एग्जांपल समझें कि मान लीजिए आपको किसी किसी बड़े स्कूल या कहीं आगे 12th के बाद किसी बड़े स्कूल इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में क्या लेना है, एडमिशन लेना है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी मर्ज़ी से किसी पर्टिकुलर कॉलेज का क्या भरा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका नंबर आ गया। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मतलब है कि अभी आपने फॉर्म भर दिया, अभी कॉलेज की मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और आप फीस, आगे की फ़ीस जो मेन फ़ीस है वो कॉलेज की जमा करवा देना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर्म भरा और पैसे जमा करवाए। तो फॉर्म भरने पर के लिए आपको स्कूल ने या कॉलेज ने या उस इंस्टीट्यूट ने फोर्स नहीं किया, वो आपने अपनी स्वेच्छा से क्या करवाया, उस कॉलेज का या उस इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करवाया। ओके, इसीलिए ऐसे ही जब कोई भी अंशधारी अंश खरीदना चाहता है तो कंपनी उसे फोर्सफुली फॉर्म नहीं भरवाती एप्लीकेशन का, वो अपनी मर्ज़ी से क्या करता है, फॉर्म भरता है। इसलिए वो पहले ही क्या करवा देता है, बैंक में पैसा जमा करवाता है अपनी मर्ज़ी से। और जब एक बार आप उस स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में क्या हो गया, आपका एडमिशन हो गया फॉर्म भरवाने के बाद, इसका मतलब आप उनसे जुड़ गए। और जुड़ने के बाद जब जब वो आपसे फ़ीस मांगेंगे कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम ये है, इतनी तारीख को जमा हो जानी चाहिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम ये है, इतनी तारीख को जमा हो जानी चाहिए, दैट मीन वो तुमसे मांगेंगे, कॉल करेंगे, तुमसे बार बार बोला जाएगा कि इतनी तारीख को फर्स्ट कॉल की डेट है भाई, इतनी तारीख को अलॉटमेंट की डेट है भाई, इतनी तारीख को पहली किस्त जमा करवाना, इतनी तारीख को दूसरी किस्त जमा करवाना। तो बार बार पहले मांगते हैं ना, उसके बाद ही बच्चा क्या करता है, वो फीस डिपॉजिट करवाता है। तो एप्लीकेशन मनी आपने अपनी मर्ज़ी से जमा करवाई, इसमें पहले बैंक वाली एंट्री होती है, बाद में फिर उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट आगे के सभी मामलों में पहले कंपनी आपसे पैसा मांगेगी, उसके बाद ही आप क्या करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे। इसलिए पहले बंटन मांगा जाता है, ऑटोमेटिक जमा नहीं हो जाता है। हमें क्या पता कब क्या डेट है क्या नहीं है, किस डेट को पैसा जमा करवाना है, वो तो कंपनी इन्फॉर्म करेगी ना पहले कि देखिए साहब 15 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, अलॉटमेंट का पैसा जमा करवाना है। दैट मीन कॉल ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू ऑन यू। आप पे अलॉटमेंट क्या हो गया, ड्यू हो गया, फिर आप 15 अक्टूबर तक क्या करवा देना, पैसा जमा करवा देना। फिर दोबारा आएगा कि 31 दिसंबर तक आपको फिर आगे भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या करवाना है, जमा करवाना है। दैट मीन फिर से आपको ड्यू कर दिया, फिर आप क्या करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे। तो ऐसे ही एप्लीकेशन का मामला ड्यू नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है। और आगे के सारे मामले पहले ड्यू होते हैं, बाद में क्या किए जाते हैं, डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं। तो पहले बंटन राशि मांगी जाएगी। मांगते समय क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए ये मांगना मतलब उधार का मामला है ना भाई, उससे पैसे मांगने हैं, उससे पैसे मांगने हैं, उससे पैसे मांगने हैं। तो आप इसे यूँ समझे कि जैसे मान लीजिए आप किसी बढ़िया की दुकान से, ग्रॉसरी शॉप से आप उधार ऐसे घर का सामान खरीद के लाए, वो आपका नॉन पर्सन है, तो वो क्या करेगा, वो सारा पैसा आपके डेबिट लिख देगा, मतलब आपके नाम या आपके पापा के नाम लिख देगा। क्यों? कि आपने पैसा दिया थोड़ी, आपने सामान खरीद लिया, बोल दिया कि पैसा बाद में दे देंगे, 2 दिन बाद 4 दिन बाद पापा आके दे जाएंगे, जो भी है। तो इसका मतलब उधार में व्यवहार हुआ। तो उधार के मामलों में क्या होता है, जिससे पैसा लेना है उसके नाम कर देते हैं। वो अगर कोई बड़ी दुकान का मालिक है, सेठ जी हैं, तो अपने मुनीम को बोलेगा, अरे भाई क्या इसके पापा के नाम लिख दे रुपए, वो दे जाएंगे। तो नाम मतलब डेबिट। तो इसीलिए आप सारा पैसा अलॉटमेंट का आपके डेबिट किया जाएगा। आपके डेबिट मतलब आपके न पर्सनल नाम से नहीं, आपके नाम से एक नया खाता खुला है, एप्लीकेशन जैसे खुला था पहले, वैसे ही आपके नाम से एक नया खाता खुलेगा सेकंड लेवल पर, अलॉटमेंट अकाउंट।
तो सारा पैसा उस अलॉटमेंट खाते में क्या किया जाएगा, नाम किया जाएगा। वो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, मतलब आपके डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब आपके डेबिट करके कंपनी के पूंजी खाते में क्या कर दिया गया है, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ओके, ये होगी ड्यू करने की। अब ये सारी पैसा आप जमा करवा के आएंगे बैंक में जाके लास्ट डेट तक। फिर एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट DR, क्योंकि आपने पैसा बैंक में जमा करवाया तो बैंक अकाउंट DR। देने वाले कौन है, आप, और आपके खाते का नाम क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया अलॉटमेंट का काम पूरा, कंपनी ने मांगा, आपने क्या करवा दिया, जमा, हिसाब किताब कंप्लीट। अब आएगी कॉल की बारी। अब कॉल भी कई कई बार तो एक ही कॉल होती है, कई बार दो कॉल होती हैं। तो अगर एक ही कॉल है तो ये दो एंट्रियाँ कर देंगे, और दो कॉल है तो ये दो एंट्रियाँ 4 बार करनी पड़ेंगी। मतलब फर्स्ट कॉल के लिए 2 एंट्री और सेम 2 एंट्रियाँ फिर सेकंड कॉल के लिए दोबारा करो। तो कॉल के लिए भी वही है, पहले कॉल मांगेंगे, बाद में हम क्या करवाएंगे, जमा करवाएंगे। तो कॉल मांगने का मतलब हमारे नाम करेंगे कंपनी सारा पैसा, अभी हमसे लेना है कॉल का पैसा। तो एंट्री हमारे नाम से फिर एक नया खाता खुलेगा शेयर कॉल के नाम से। एंट्री बनेगी शेयर कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब कॉल को डेबिट कर दिया, हमारे खाते को क्या, पूंजी खाते में सारा पैसा क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। फिर हम सारा पैसा क्या करवा देंगे, जमा करवा देंगे। फिर वही सिस्टम, हम ड्यू डेट पर फिर पैसा बैंक में जमा करेंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कॉल अकाउंट। कंपनी ने मांगा तो हमने पूरा पैसा बैंक में क्या करवा दिया है, जमा करवा दिया गया है। हो गया। अब ये तो थी सिंपल सिंपल एंट्री हैं, 2 2 4 2 6, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 कॉल की। अब एक नोट लिखा है आगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, यस ये भी तो पंगा है कि कई बार कंपनी शेयर क्या करती है, प्रीमियम पर जारी करती है। अब अगर सवाल में अंश आ जाए कि अंश प्रीमियम पर जारी किया, तो प्रीमियम का लेखा कहाँ करेंगे। देखो प्रीमियम के लिए एक नियम है कि प्रीमियम, वैसे तो मैक्सिमम टाइम सवाल में बताया जाता है कि प्रीमियम कहाँ लेना है। प्रीमियम आवेदन के साथ लेना है, या बंटन के साथ लेना है, या कॉल के साथ लेना है, कहाँ लेना है, बट कभी कभी मेंशन नहीं किया था। तो जिन सवालों में मेंशन किया नहीं आए, वहाँ आप अलॉटमेंट के साथ क्या करेंगे, प्रीमियम की एंट्री करेंगे। इस बंटन के साथ क्या करेंगे, आप प्रीमियम की एंट्री करेंगे, अगर बताया नहीं है। अदरवाइज जैसे बताया आप वैसे कर देना, ठीक है। अब हर मामले की 2 एंट्रियाँ थी, एप्लीकेशन की 2 एंट्री थी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री थी, कॉल की 2 एंट्री थी, सबकी 2 एंट्री थी ना। अब इन 2 एंट्रियों में से कौन सी एंट्री में प्रीमियम आना चाहिए, बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम का नाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। जब करते हो ना बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन, या बैंक अकाउंट DR टू अलॉटमेंट, या बैंक अकाउंट DR टू कॉल, इन एंट्रियों में सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम नहीं आता। जिन एंट्रियों में पैसा पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे एप्लीकेशन DR टू कैपिटल, या अलॉटमेंट अकाउंट DR टू कैपिटल, या कॉल्स अकाउंट DR टू कैपिटल, तो जिन एंट्रियों में पैसा पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, उन्हीं एंट्रियों में हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का खाता भी दिखाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। जैसे अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एप्लीकेशन अकाउंट DR टू कैपिटल टू प्रीमियम। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो एंट्री बनेगी अलॉटमेंट अकाउंट DR टू कैपिटल टू प्रीमियम। कॉल के साथ है तो कॉल अकाउंट DR टू कैपिटल टू प्रीमियम। ओके, जैसा जिसके साथ है। बट बैंक वाली एंट्री के साथ कभी भी आप प्रीमियम अकाउंट नहीं दिखाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर आपके ये ध्यान कई बार भूल भी जाते हैं, और ध्यान नहीं भी रहे, तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है। इस चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल हैं कि तुम्हें न्यूमेरिकल करते 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 ऑटोमेटिक ये एंट्री याद हो जाएंगी। कई बच्चों में तो ये प्रॉब्लम रहती है कि इतनी एंट्रियाँ याद कैसे होंगी, तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार थोड़ा सा समझ लो, जब सवाल करोगे तो सवाल तुम्हें अपने आप ही क्या कर देगा, सारी एंट्रीज याद करवा देगा। अब आता है अग्रिम पर ब्याज। ये अग्रिम का ब्याज क्या है, देखो कल हमने इस बारे में बात भी की थी कि अगर कोई अंशधारी समय पर पैसा जमा नहीं करवाता है, मांगा गया पैसा, तो जब भी वो पैसा जमा कराएगा उसे ब्याज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओके, और अगर कोई एडवांस जमा करवा देगा तो सामने से कंपनी उसे क्या दे देगी, ब्याज दे देगी। तो अगर आपने लेट पैसा जमा कराया तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन के साथ ब्याज भी क्या करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा उतने दिन का जितने दिन आपने लेट पेमेंट की है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अग्रिम का इसमें बकाया की मैंने बताई ना पहले, बकाया के से नीचे एंट्री कर दी मैंने। बकाया का कंपनी ब्याज लगी तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन एरियर्स। बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन एरियर्स, बैंक अकाउंट DR, क्योंकि पैसा कंपनी को मिलेगा और इस पर ब्याज और मिलेगा, तो ब्याज तो कंपनी की इनकम होगी, और इनकम हमेशा क्या होती है, CR होती है।
तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन एरियर्स, मतलब बकाया पे हमने क्या ले लिया, ब्याज भी ले लिया। अगर कोई आदमी एडवांस जमा करवा देता है तो उसे सामने से कंपनी क्या दे देती है, ब्याज दे देती है। तो इस बार ब्याज कंपनी का खर्चा है क्योंकि हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, खर्चा DR होता है तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक। तो बैंक अगर कंपनी ब्याज दे रही है तो इंटरेस्ट को DR कर देगी, जब कंपनी ब्याज ले रही है तो इंटरेस्ट को क्या कर देगी, CR कर देगी। अग्रिम का ब्याज देना पड़ता है तो खर्चा है, और बकाया का ब्याज लेते हैं तो कंपनी की क्या बन जाती है, ये आय बन जाती है। ओके, यहाँ तक तो हुए हमारे सारे ये एंट्रीज रैंक के मामले क्लियर। अब हम आते हैं चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे। आज एकदम स्मॉल टाइप के छोटे छोटे सवाल एक बार हल करेंगे, उनसे तुम्हें थोड़ा समझ आएगा कि हाँ ये एंट्री वाला मामला ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे एंट्रियाँ बनती हैं। चलिए, आप चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल, पहला प्रश्न निकाल लीजिए। ओके, फॉर न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, चैप्टर का निकालना है। पहला आप चैप्टर का सवाल निकाल लीजिए। ये पहला सवाल क्या है मैं पढ़ूंगा एक बार बुक के अंदर, फिर आप देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी एंट्रीज बनाएंगे। ओके, सोना लिमिटेड ने, आप किताब में देखेंगे भाई, सोना लिमिटेड ने, ये 5वें चैप्टर का पहला प्रश्न है ये। सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से 10 लाख की मशीन व 5 लाख का फर्नीचर खरीदा। ओके, सोना लिमिटेड ने 40% पेमेंट तो चेक से कर दिया और बाकी बचा हुआ पेमेंट शेयर में किया जाएगा, और एक शेयर 10 रुपये का है, जिससे 20% प्रीमियम पर कंपनी क्या करेगी, जारी करेगी। इस मामले के लिए सोना लिमिटेड की बुक्स में क्या दीजिए, आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड कंसिडरेशन पेड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। ओके, चलिए पहली एंट्री देखते हैं। सबसे पहले एंट्री करनी पड़ेगी संपत्तियों को खरीदने की। संपत्ति सोना ने खरीदी किससे, मोना से, तो एंट्री बनेगी एसेट मशीन अकाउंट DR, मशीन खरीदी, फर्नीचर अकाउंट DR, फर्नीचर खरीदा, टू मोना लिमिटेड। मोना कौन है, विक्रेता का नाम है, वेंडर का नाम है। तो पहली एंट्री कर दी, मशीन अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR टू मोना लिमिटेड, एसेट्स परचेज्ड, मशीन 10 लाख की, फर्नीचर 5 लाख का, और कुल मोना के खाते में कितने रुपए क्रेडिट कर दिए, 15 लाख रुपए क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। फिर ये कह रहा है कि टोटल 15 लाख का जितनी पेमेंट बनती है उसका 40% तो हमने मोना को बैंक से क्या कर दिया, पेड कर दिया, चेक से पेड कर दिया। तो मोना को पेमेंट करते हैं तो मोना रिसीवर है, प्राप्त करता है, प्राप्त करता हमेशा DR होता है। तो एंट्री क्या बना दी, एंट्री बना दी मोना लिमिटेड अकाउंट DR टू बैंक, मोना लिमिटेड अकाउंट DR टू बैंक, और कितना रुपया, 15 लाख का 40%, मतलब 6 लाख रुपए का हमने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। मोना लिमिटेड अकाउंट DR टू बैंक 6 लाख रुपए से क्या कर दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है। ओके, यहाँ तक की एंट्री क्लियर है, मतलब आपने क्या किया, यहाँ तक एसेट्स खरीद ली और 40% पेमेंट कर दिया। अब बचा कितना परसेंट पेमेंट वो देखना है ना, 60% पेमेंट और बचा है, और उस 60% के लिए हमें क्या देने हैं, मोना लिमिटेड को शेयर देने हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, बट 20% प्रीमियम पर क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। पहले एंट्री बताऊंगा, बाद में अमाउंट बताऊंगा कैसे आए। अगली एंट्री बनेगी मोना लिमिटेड अकाउंट DR, क्योंकि मोना को शेयर देने तो मोना प्राप्त करता है, प्राप्त करता है DR होता है। मोना लिमिटेड DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि शेयर प्रीमियम पर जारी हो रहा है, प्रीमियम आय है तो आय हमेशा जमा ही होती है। एंट्री बनी मोना लिमिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने रुपए से, ये 9 लाख कहाँ से, टोटल पेमेंट 15 की दी, 15 में से 6 तो दे ही दिया, तो बचा कितना, 9 और देना है, 9 लाख। अब कैपिटल और प्रीमियम की काउंटिंग देखते हैं। देखिए मैंने तुम्हें अभी नोट्स में बताया था कि अगर सवाल में नंबर ऑफ शेयर नहीं बताए गए हैं कि हमने वेंडर को कितने शेयर दिए, तो फॉर्मूला लगा देना कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस, कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। कंसीडरेशन मतलब कितने रुपये पेंडिंग पड़ा है अगली का, 9 लाख पड़ा है ना, तो 9 लाख अपॉन एक शेयर का अंश निर्गमन मूल्य, इशू प्राइस। यहाँ पे मैंने इशू प्राइस निकाला है, कैसे, 10 रुपये का एक शेयर है, 20% उसमें प्रीमियम जोड़ना है, तो 10 का शेयर और 10 का ही 20% प्रीमियम, 10 का 20% होता है 2 रुपये, तो 10 का शेयर 2 रुपये का प्रीमियम, मतलब अंश का निर्गमन मूल्य कितना रुपये का है, 12 रुपये का है। तो हमने 9 लाख में क्या लगा दिया, 12 का भाग लगा दिया, कंसीडरेशन में इशू प्राइस 12 रुपये का भाग लगाया, तो इसका मतलब 75,000 शेयर आते हैं। तो कंपनी क्या देगी, 75,000 शेयर मोना को देगी। तो इसका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। कैसे, टू शेयर कैपिटल में क्या आया, 75,000 शेयर, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, पूंजी खाते में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, चाहे आप कितने में बेचो शेयर। 75,000 शेयर, एक 10 रुपये का, तो पूंजी तो होगी 7.5 लाख। ओके, और
प्रीमियम में कितना आएगा, वही 75,000 शेयर, और एक अंश का प्रीमियम हमने कितना निकाला था, एक अंश का प्रीमियम था 2 रुपये, तो 75,000 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम कितना बनता है, 1.5 लाख का बनता है। तो 7.5 लाख की कैपिटल, 1.5 लाख का प्रीमियम, कुल कितना हिसाब किताब हो गया, 9 लाख का कंपनी ने क्या कर दिया, हिसाब किताब कर दिया। ये सेकंड एंट्री थोड़ी समझने वाली। थर्ड एंट्री कि मोना लिमिटेड DR 2 कैपिटल 2 प्रीमियम। देखो इसमें सिर्फ सी बात है, मोना को DR कितने से किया, जितना पैसा देना है, 15 में 6 दिया, 9 देना है, 9 DR किया। और अब 2 कैपिटल और 2 प्रीमियम में क्या आएगा, 2 कैपिटल में आएगी अंश पूंजी। अंश पूंजी का मतलब एक अंश की जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से पैसा, और प्रीमियम में आएगा 2 रुपया एक अंश का। तो एक अंश की फेस वैल्यू कितने, 10 रुपये है, और शेयर हमने कैसे निकाले, 9 लाख रुपए देने थे और एक शेयर 10 का 12 में दे रहे हैं, 2 का प्रीमियम जोड़ के 10 प्लस 20% 12, तो 9 लाख मिल गया, 12 का भाग तो 75,000 शेयर आए। तो पूंजी में तो आएगा 75,000 इंटू 10, 75,000 शेयर, एक 10 रुपये का, 7.5 लाख की तो पूंजी, और 75,000 इंटू 2 रुपये एक शेयर का प्रीमियम, तो 1.5 लाख रुपया ये हो गया। तो कुल भुगतान कितने का हो गया, 9 लाख का हमने क्या कर दिया, मोना लिमिटेड को पेमेंट कर दिया। ओके, ये था तुम्हारा पहला सवाल। दूसरा भी देखते हैं, दूसरा क्या है, वो इससे मिलता जुलता दूसरा सवाल है। अगर पहला समझ आए तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। क्या है दूसरा सवाल, देखिए। जैन लिमिटेड ने 6 लाख की मशीन कमल से खरीदी। जैन लिमिटेड ने 6 लाख की मशीन कमल से खरीदी। ओके, जैन लिमिटेड खरीदने वाले, बेचने वाला कमल है। 6 लाख की मशीन, 50% पेमेंट चेक से कर दी है, और बचा हुआ 50% 10 रुपये वाले अंश में किया जाएगा, और एक अंश 20% प्रीमियम पर क्या किया जा रहा है, कि जारी किया जा रहा है। तो जैन लिमिटेड की पुस्तकों में एंट्रियाँ दीजिए। तो इन बुक्स ऑफ जैन जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री होगी मशीन खरीदने की। मशीन अकाउंट DR टू कमल, कमल विक्रेता है, तो मशीन अकाउंट DR टू कमल कितने रुपए, 6 लाख रुपए। ओके, फिर अगली एंट्री में कह रहा है कि कमल को हमने 50% पेमेंट कर दिया, तो एंट्री बनेगी कमल अकाउंट DR टू बैंक। कमल अकाउंट DR टू बैंक आधा, 6 लाख का आधा कितना दे दिया, 3 लाख रुपए की हमने पेमेंट कर दी, 3 लाख और देना है। अगली एंट्री में हमने एंट्री बनाई कमल अकाउंट DR टू कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि शेयर प्रीमियम पर दिया जा रहा है। तो कमल अकाउंट DR टू कैपिटल टू प्रीमियम। अब कमल में कितना आएगा, 6 देना था, 3 दे दिया, तो बचा हुआ 3 तो आ गया कमल में, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब इस 3 लाख रुपए के अंश कितने बनेंगे, उसके लिए लगाना पड़ेगा तुम्हें फॉर्मूला, कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। कंसीडरेशन मतलब कितना रुपया देना है, 3 लाख। एक शेयर 10 का है, 20% प्रीमियम, तो 10 का 20% होता है 2 रुपया, तो 10 और 2 12, तो 3 लाख रुपए के देने हैं, और एक शेयर देना है 12 रुपये में, तो 3 लाख का डिवाइड बाई 12 किया, तो कंपनी के अंश कितने आ गए, 25,000 अंश आ गए। इसका मतलब अगर 25,000 शेयर दे देंगे तो हिसाब किताब क्लियर। तो 2 शेयर कैपिटल में तो हमने क्या लिखा, 25,000 शेयर, और एक की वैल्यू 10 रुपये है, तो 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख के, तो कैपिटल हो गई। बचा प्रीमियम, तो वही 25,000 शेयर, और एक का प्रीमियम कितने रुपये है, 2 रुपये है, तो 50,000 किसका हो गया, प्रीमियम का हो गया। तो 2.5 लाख और 50 लाख, 3 लाख रुपए का हमने हिसाब किताब क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। दोनों में कोई फ़र्क नहीं था सवालों में, सेम टू सेम सवाल थी ये दोनों के दोनों। ठीक है, अब आता है इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं स्टार्टिंग वाले। तो अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में ये अगले सवाल नगद वाला है कि नगद के लिए अंश जारी किए गए। नगद वाले सवालों में क्या होता है, पैसा दो और शेयर लो। अब इसमें मैंने तुम्हें 2 कंडीशन बताई थी। कई बार तो कंपनी पूरा पैसा एक साथ ले लेती है, कई बार कंपनी पैसा क्या लेती है, किस्तों में ले लेती है। तो जब कंपनी पूरा पैसा एक साथ लेती है तो 2 ही एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन बनी 2 और बदले में शेयर लो। तो एंट्री क्या की है देखिए, कोहिनूर लिमिटेड की अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज कैपिटल मैंने तुम्हें बताई भी थी कल। ऑथोराइज कैपिटल अधिकतम सीमा होती है पूंजी की। कोहिनूर लिमिटेड की अधिकतम पूंजी 10 लाख रुपए है, जो 100 रुपये वाले 10,000 अंशों में क्या की गई है, विभाजित की गई है। इन अंशों में से 800 अंश, इन अंशों में से 800 अंश जनता को हमने क्या किए, निर्गमित किए। कंपनी ने 800 अंश क्या किए, जनता को निर्गमित किए। ओके, सारा पैसा आवेदन पत्र के साथ ही था, मतलब पूरा पैसा एक साथ ही देना है, एप्लीकेशन के साथ ही देना है। जनता के द्वारा सभी अंशों के लिए अभिदान किया गया, मतलब लोगों ने सभी शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी 800 शेयर के लिए, और पूरा पैसा भी चुका दिया। आप आवश्यक प्रविष्टियाँ दीजिए। तो इस सवाल में क्या है, 10,000 शेयर कंपनी के पास है, कंपनी एक बार में 800 शेयर जारी करती है, एक शेयर 100 रुपये का है, पूरा पैसा एक साथ ही देना है, एप्लीकेशन के साथ ही देना है, और लोगों ने सारा पैसा दे भी दिया। तो इस सवाल में वो नहीं है कि 100 रुपये का शेयर है, 25 से एक बार देना, 25 से एक बार देना, नहीं, पूरा पैसा एक साथ देना।
तो दो एंट्री बनेगी। पहली एंट्री आप एप्लीकेशन मनी जमा करवा देंगे और दूसरी एंट्री में आपको शेयर मिल जाएगा, पैसा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री मैंने आपको बताई थी, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे एंड अलॉटमेंट भी लिख देना चाहिए साथ ही। बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने? 800 शेयर। एक कितने रुपये का? 100 रुपये का है, तो कितने के हो गए? नहीं, 1000 रुपये का है क्या? 100 रुपये का ही है। 800 इंटू 100, 8000 है, सॉरी, 8000 अंश। 8000 अंश एक 100 रुपये का, तो 8 लाख रुपये तो बैंक खाते में आ गए, बैंक अकाउंट DR2 एप्लीकेशन। अब ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? कंपनी के पूंजी खाते में जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। सारा पैसा हमारे खाते से निकाल के कंपनी के पूंजी खाते में क्या कर दिया गया है? ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो सेकंड एंट्री बनी एप्लीकेशन अकाउंट DR2 कैपिटल। तो दो एंट्री करनी थी यहाँ पे, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ लिया है। तो जब पूरा पैसा एक साथ लेते हैं तो दो ही एंट्री बनती है, पहले पैसा आएगा फिर पूंजी खाते में जाएगा, सवाल ख़त्म। तो पहली एंट्री में पैसा आया तो बैंक अकाउंट DR, क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक अकाउंट DR2 एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि हमने दिया, हमारे खाते का नाम एप्लीकेशन है। और सेकंड एंट्री में वो पैसा हमारे खाते से निकाल कर पूंजी खाते में जाएगा। तो एंट्री बनेगी एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट एंड न्यूमेरिकल फिनिश। आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को फिर कॉपी में नोट करेंगे, ओके। और इन्हीं की आपको क्या करनी है, एक बार और प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं को आप क्या करेंगे? रिवाइज़ करेंगे भाई, ठीक है। थैंक यू क्लास।